अच्छी बात यह है कि नीट का जो सिलेबस है रिड्यूस हो चुका है। मुश्किल से आप लोग को समझो कि 6 मंथ ही मिला हुआ है। फिजिकल में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ऑर्गेनिक में कितने हैं, इनऑर्गेनिक में कितना चैप्टर आप लोग का है, इन सब का हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। हाइड्रोजन हट गया है, एस ब्लॉक हट गया है, इन्वायरमेंट केमिस्ट्री हट गया है, पॉलीमर हट गया है, आपका मेटलर्जी हट गया है, सरफेस केमिस्ट्री हट गया है। मतलब आप ये देखें कि आपका इनऑर्गेनिक का लगभग 60% सिलेबस को हटा दिया गया है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना टीचर सुभाष चक्रधारी। आज बात करेंगे भाई नीट 2024 के एग्ज़ाम के बारे में कि एग्ज़ाम आपका कैसा रहेगा। ठीक है ना भाई, एग्ज़ाम आपका टफ रहेगा कि इजी रहेगा, उसके बारे में पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज हम आज की इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो को जरूर देखें भाई, ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि नीट एग्ज़ाम में केवल 7 मंथ बचा हुआ है। अभी चल रहा है आप लोग का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर मई में आप लोग का एग्जाम। मुश्किल से आप लोग को समझो कि 6 मंथ ही मिला हुआ है। तो इतने में आप लोग को पूरा नीट का सिलेबस करना है। अच्छी बात यह है कि नीट का जो सिलेबस है रिड्यूस हो चुका है। मैं आप लोग को बताऊंगा कि केमिस्ट्री में किस चैप्टर का कितना वेटेज है, फिजिकल में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ऑर्गेनिक में कितने हैं, इनऑर्गेनिक में कितना चैप्टर आप लोग का है, इन सब का हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो जरूर इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही साथ अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगाएं। मैं डेली आप लोग के लिए ऐसी वीडियो लेकर आऊंगा नीट से संबंधित जितने भी रहेंगे। साथ ही साथ मैं आप लोग को बताऊंगा कि चैप्टर वाइज जो आप लोग का रहेगा, किस चैप्टर से अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई। ठीक है ना, तो जरूर इसको लाइक करें। साथ ही साथ आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगाएं भाई। फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, हाँ। आवाज आ रही हो आप लोग को? अगर आ रही तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें भाई। साथ में आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जल्दी से जल्दी करें भाई। वीडियो स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला चीज आता है कि नीट 2024 का एग्जाम 2023 से हार्ड होगा कि नहीं होगा। तो देखा जाए तो एग्जाम जो है आप लोग का क्या होगा, हार्ड होगा। क्या होगा बता आप लोग का, नीट का एग्जाम क्या होगा, हार्ड होगा। ठीक है ना भाई, क्यों हार्ड होगा? क्योंकि सिलेबस आप लोग कम हुआ है। अगर सिलेबस कम हुए कि आप लोग को जे जैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भाई, जो आप लोग का टू दी पॉइंट मिल रहा था क्वेश्चन, टू दी पॉइंट एनसीईआरटी का ऐसा, अब वो नहीं मिलेगा भाई। अब आप लोग को उस पॉइंट से और भी नए नए क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। समझे कि आप लोग का एग्जाम जो क्या होगा, टफ होगा। क्या होगा, टफ। क्योंकि अगर सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो टफनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है ना, इतना तो समझे कि आप लोग के जो एग्जाम होगा कैसे होगा, टफ होगा। हाँ समझेंगे। इसमें पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या है पढ़ने वाले इसमें से। पहला ये, सेकंड जो होगा आप लोगों का, सेकंड होगा सिलेबस कम होने से नए एंड पुराने स्टूडेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई। देखो नीट की तैयारी आप ही नहीं कर रहे भाई, आप 11th या 12th है या आपका फर्स्ट टाइम ड्रॉप है तो आप ही नहीं कर रहे हैं। नीट का एग्जाम 2-3 साल से बच्चे भी कर रहे, 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप हो चुका है। ठीक है ना भाई, कई बच्चे ऐसा रहेंगे जिन लोग का क्या रहेगा बताओ, फोर्थ अटेम्प्ट भी रहेंगे भाई, फोर्थ फिफ्थ अटेम्प्ट ऐसा रहते हैं। तो सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। तो जो पुराने स्टूडेंट जो पढ़े हुए हैं भाई, सपोज जो चैप्टर्स डिलीट हो चुके हैं, जैसे कि आपका हाइड्रोजन हट गया है, एस ब्लॉक हट गया है, इन्वायरमेंट केमिस्ट्री हट गया है, पॉलीमर हट गया है, आपका मेटलर्जी हट गया है, सरफेस केमिस्ट्री हट गया है कि नहीं हटा है, हटा है ना भी। आपका स्टेट ऑफ मैटर हट गया है केमिस्ट्री से। तो इन लोग का क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि इन लोग को लॉस होगा कि फायदा होगा, कि आप लोग का लॉस होगा कि आप लोग का फायदा होगा, ये है। तो आप ये समझिए कि जो फायदा जो होगा ना भाई वो पुराने बच्चों को मिलेगा, क्योंकि वो लोग पढ़े हुए हैं भाई। अगर आप लोग कोई क्वेश्चन घुमा के अगर दे दिया है, अगर लिंक कर दिया है, तो आप लोग फंस जाएंगे नए वाले बच्चे। तो ये जो पुराने स्टूडेंट उन लोग का क्या होगा बताओ, बेनिफिट होगा। क्यों? उन लोग पहले पढ़ चुके हैं, उन लोग को थोड़ा बहुत आइडिया कि ऐसा ऐसा होता है। अब वो लोग पूरा 30 चैप्टर तो पढ़ेंगे नहीं, बस 20 चैप्टर पे पूरा फोकस करेंगे वो लोग। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? आया भाई, तो क्लियर है ना भाई। तो जो नए बच्चे हैं हिसाब से अच्छे से दिमाग लगा के तैयारी करे भाई। ठीक है ना, 20 चैप्टर है, 20 चैप्टर हो सकता है। अगर आप एक दिन में एक चैप्टर भी रिवाइज करते हैं तो 20 दिन में आप लोग का 20 चैप्टर हो जाएगा। तो ऐसे देखें तो 6 बार आप लोग का रिविजन हो जाएगा नीट से एग्जाम के पहले भाई। ठीक है ना, ये रहा। सिलेबस कम होने से जेई जैसे क्वेश्चंस आएगा कि नहीं आएगा, इसमें हम भी डिस्कस करेंगे भाई। सिलेबस कम हुआ तो जेई जैसे क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, कि हमें जेई की क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
ये आप लोग को संबंधित है, इससे भी डिस्कशन करेंगे हम लोग। थर्ड होता है कि क्या हम लोग जेई मेन के पेपर को सॉल्व करना शुरू कर दिया जाए। आप लोग पता है कि 35 ईयर 36 ईयर 42 ईयर जेई मेंस के पेपर अवेलेबल हैं भाई कि नहीं है जेई मेन के हैं, साथ में एडवांस के भी क्वेश्चंस हैं। और इससे जो क्वेश्चंस रहते हैं, इसके जो प्रॉब्लम्स रहते हैं बहुत ही अच्छे रहते हैं। अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आप लोग को और भी चीजें सीखने को मिलेगा, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन किस टाइप से घुमा के एग्जाम में पूछा जा सकता है भाई। हाँ, अगर आप लोग रिविजन अगर हो चुका है तो आप लोग पक्का मैं बोल सकता हूँ जेई मेन में जाए और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दे। अगर जेई मेन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ही इस बार नीट में आपका सिलेक्शन हो पाएगा और आपको अच्छे से जीएमसी कॉलेज मिल जाएगा भाई। हर साल सिलेबस आप लोग का चेंज हो रहा है। ये रहा आपका। अब देखो केमिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो केमिस्ट्री के बारे में को पूरा फुल नॉलेज है कि कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैसे प्रॉब्लम्स वहाँ पास आ सकते हैं, ये पूरा आपको मैं बता सकता हूँ भाई, ठीक है ना। साथ में मैं आप लोग को जेई मेन जेई एडवांस के भी क्वेश्चन को सॉल्व करवा सकता हूँ भाई, ठीक है ना। तो आप लोग पक्का केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट कर दे। और आप लोग कहीं पास डाउट है तो आप लोग उसको व्हाट्सएप करके भेज सकते हैं भाई, उसका सोल्यूशन मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा, ठीक है ना। या मैं इसी पे आप लोग का लाइव क्लासेस लूंगा जेई मेन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस का कि कैसे उसको अपने को अटेम्प्ट करना है भी, ठीक है ना। अभी तो सबसे पहली चीज आता है आप लोग का फिजिकल केमिस्ट्री। क्या आता है आपका, पहले बताओ। फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है ना। ये रहा फिजिकल केमिस्ट्री का लगभग आप लोग का 10 चैप्टर्स हैं भाई इस एग्जाम में जो रिड्यूस हुआ है। और उसमें मैं देखूं ओवरऑल तो आप लोग का 10 चैप्टर है लगभग। आप लोग का 50% क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री ही है, ठीक है ना। तो बायो वाले जो बच्चे रहते हैं उन लोग का थोड़ा सा मैथमेटिक्स थोड़ा सा वीक रहता है अभी, वो लोग फिजिकल केमिस्ट्री को प्रॉब्लम को प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने में मिस्टेक कर देते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग सीलिंग मिस्टेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीलिंग मिस्टेक। ये हो जाता है। ये कई बार क्या होता है कि फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन अपने को समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। अभी ये तो ये आप लोग सेकंड, ठीक है ना। सेकंड होता है आप लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मैं बोल सकता हूँ 90% बच्चे डरते ही हैं, कहीं से भी कुछ बॉन्ड तोड़ दिया, कहीं पे उसको आके अटैक कर दिया, इसका काम वहां से प्रोटॉन निकाला, कहीं पर से अटैक कर दिया, कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये रीजेंट है क्या काम करेगा, ये सब दिमाग का दही कर देता है। तो इसलिए बच्चों लोग को बहुत टफ लगता है, कुछ भी बना देते हैं, बिना लॉजिक का क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा रहता है। कुछ भी जहां से आ गया वहां से उठा के दे दिए, ऐसा होता है। अगर जब आप लोग जेई मेन में जाएंगे तो पूरा क्या रहेगा बताओ, एक बेंजी रिंग रहेगा, रिंग से संबंधित बहुत सारे प्रॉब्लम्स, इसका आईयूपीएसी पूछ दिया, कुछ रीजेंट दिया, इससे क्या बनेगा, चार ऑप्शन, चार ऑप्शन एक जैसे, अब कोई एक सेलेक्ट करना है अपने को, कैसे करें, ए बी सी डी की और भी ट्रिक आता है, वैसे करें। ये सब आता है ना कि नहीं आता है, आता है। तो सबसे ज्यादा टफ जो होता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही होता है कि बच्चों लोग को इस समझ में नहीं आता कि बॉन्ड कौन से टूटेगा, कहाँ से अटैक करेगा, ये फ्रंट अटैक क्या होता है, बैक अटैक क्या होता है, SN1 SN2 E1 E2, साथ में इसकी सॉल्युबिलिटी ऑर्डर क्या हो सकती है, अगर ये रीजन दिया है तो इससे क्या बन सकता है, क्या हो सकता है, अगर ये शीश है कि ट्रांस है, डायपोल शो करेगा कि नहीं करेगा, ये सब है। आईयूपीएसी नेम देखेंगे तो आप लोग का कॉमन नेम के साथ में आप लोग का आईयूपीएसी नाम ही डाल दिया गया है। फिर कॉमन नेम याद करें कि आईयूपीएसी नाम याद करें, ये भी जैसे ऑर्थोक्रिसोल, पैराक्रिसोल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, बेंजाइलिक, इलाइलिक है। और नंबर ऑफ आपको लोन पेयर काउंट करने बोल दिए, कितने सिग्मा बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड, या कोई स्ट्रक्चर दिया है उसको पूरा आपको एक्सटेंड करने बोल दिया भी कि इसको बड़ा करके दिखाएं, ऐसा, कितने सिग्मा बॉन्ड, कितने sp कार्बन, कितने sp2, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा टफनेस होती है वो आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगती है, क्योंकि यहाँ पर दिमाग काम करना बंद कर देता है, ठीक है। सबसे ज्यादा टफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही, हाँ। पर इतना बोल सकते हो अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रैक्टिस है तो आप लोगों से केमिस्ट्री अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। फिजिकल और इनऑर्गेनिक आप लोग से बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो जाएगा भाई। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना ज्यादा आप फोकस करेंगे उतना ही केमिस्ट्री आप लोग का स्ट्रांग होगा भाई, ठीक है। हाँ, थर्ड आता है आप लोग का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या आता है आपका, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जस्ट लाइक आप लोग का बायोलॉजी है, क्या बता आप लोग का बायोलॉजी है भाई, क्या आप लोगों का बायोलॉजी। अगर आप लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं बताओ, पढ़ते हैं ना अभी। क्या होता है, एनसीईआरटी बुक पढ़ो, बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी बुक से पूरा क्वेश्चन वहीं से आते हैं भाई। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, क्या आता है आप लोग का, लाइन बाय लाइन, आता है कि नहीं आता है, आता है। बायोलॉजी में बोला जाता है कि एनसीईआरटी बुक पढ़ लो, आपका पूरा क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ही आएगा, उससे बाहर का एक भी क्वेश्चन आप लोग का नहीं आएगा।
सेम चीज अगर आप लोग का बायोलॉजी में कमांड है तो आपका जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है और क्या हो जाएगा आप लोग का स्ट्रांग हो जाएगा। ये भी क्या रहेगा आप लोग का, क्या रहेगा आप लोग का, लाइन बाय लाइन पढ़ने से ही हो जाएगा। और आप लोग का जो देखा जाए एनसीईआरटी में ज़्यादा कुछ चैप्टर नहीं भाई, 3 या 4 चैप्टर ही है। आप लोग का हाइड्रोजन हटा दिया है, एस ब्लॉक हटा दिया है, पॉलीमर हटा दिया है, बायो पॉलीमर के साथ में इन्वायरमेंट केमिस्ट्री हटा दिया है, साथ में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हटा दिया है, साथ में आप लोग का मेटलर्जी हटा दिया है, साथ में आपका सरफेस केमिस्ट्री भी हटा दिया है। मतलब आप ये देखें कि आपका इनऑर्गेनिक का लगभग 60% सिलेबस को हटा दिया गया है। क्या बोला मैंने, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लगभग 60% सिलेबस को हटा दिया गया है। तो जो बच्चे केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक के भरोसे बैठे थे, अब उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, फिजिकल और ऑर्गेनिक में ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ही आप लोग सिलेक्शन हो पाएगा भाई। तो ये आप लोग का लॉस है भाई, जिन लोग का इनऑर्गेनिक अगर अच्छा था, ठीक है ना भाई, उससे सिलेबस आधे हटा ही दिए हैं, तो लॉस होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है ना। हाँ, साथ में आप ये भी समझें कि जिन स्टूडेंट का बायो में बायो जिन लोग का मैथमेटिक्स अच्छा स्ट्रांग है भाई, क्या बोला मैंने, मैथमेटिक्स जिन लोग का अच्छा स्ट्रांग है उन लोग का ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री आराम से बन जाएगा। और उन्हीं दोनों से आप लोग लगभग 80% मार्क्स ला सकते हैं, कवर कर सकते हैं नीट के एग्जाम में। अगर आप 80% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो फिजिक्स भी आप लोग का क्या होगा, स्ट्रांग ही होगा। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आप लोग का केमिस्ट्री में साथ में आप लोग का फिजिक्स में भी है। जैसे सपोज स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है आप लोग का कहाँ मिलेगा, आप लोग को फिजिक्स में क्या क्या नाम है, एटम एंड न्यूक्लियाई। और आप लोग एक और चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, और फिजिक्स में वही आप लोग का न्यूक्लियर केमिस्ट्री है कि नहीं है ना भी। तो अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री अगर स्ट्रांग है तो फिजिक्स भी आप लोग से बन जाएगा, जो क्वेश्चन वहां पास आप लोग का जंप कर रहा है तो कि नहीं बनेगा, बनेगा। थर्मोडायनेमिक्स, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर जो है आप लोग का केमिस्ट्री में तो नहीं है, हटा दिया है, बट वही कहाँ है बताओ, फिजिक्स में चला गया है। ठीक है ना, कि नहीं है तो ये सब है भाई। चलिए, किस चैप्टर का वेटेज कितना बढ़ जाएगा, ठीक है ना भाई, किस चैप्टर का वेटेज कितना बढ़ जाएगा, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं। अगर हम लोग जेईई मेन की बात करें तो जेईई मेन तो बहुत टफ होता है, एडवांस भी तो उससे ज़्यादा टफ होता है। तो वहाँ पर देखा जाए तो इक्विलिब्रियम से, थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन से बनते हैं भाई, हाई लेवल क्वेश्चन से बनते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चन से बनते हैं। आजकल तो नीट में ग्राफ भी पूछना स्टार्ट कर दिए हैं। साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखेंगे, वो भी ऐसे आप लोग का टफ रहता है, क्या रहता है, टफ रहता है। और हम लोग बात करें क्लास 11th के सिलेबस के बारे में जो नीट 2024 में पूछे जा रहे हैं, उसमें से चैप्टर आप लोग का इतना है भाई, कितना बताओ, 10 चैप्टर है, कितना बताओ, 10। 14 था, 14 में से 4 चैप्टर को हटा दिया गया है, 10 बचा हुआ है। और जो 10 चैप्टर बचा है उस चैप्टर का नाम मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। एक क्लास 11th का सबसे पहला जो चैप्टर आप लोग का होता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, बहुत ईजी है भाई, ऑटोमेटिक क्वेश्चन से बनना स्टार्ट हो जाते हैं इसके, बहुत ईजी मैं बोल सकता हूँ। सेकंड होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अगर आपका पूरा बेस या मैथमेटिक्स अगर स्ट्रांग है तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन इसका बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें आप लोग का जो है ना इस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डी ब्रॉगली, बोर मॉडल, सब इसमें स्पेक्ट्रम, सब आराम से बन जाते हैं। फिर थर्ड भाई आप लोगों का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। बच्चे इसमें डरते हैं कि सर इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन आते हैं, बेटा एक्सेप्शन नहीं आते। जितना आप लोगों को बोला जाता है ना कि एक्सेप्शन बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे नहीं है, 10-15 एक्सेप्शन ही है। अगर उसको आप लोग याद कर लेंगे तो आप लोग का ये जो चैप्टर थर्ड है वो स्ट्रांग हो जाएगा। 10 एक्सेप्शन है, आप याद कर सकते हैं, आप में इतनी कैपेसिटी है, अगर आप बायोलॉजी पढ़ सकते हैं 10 एक्सेप्शन आप लोग याद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। इस बात को नोट करें भाई, उतना बड़ा एक्सेप्शन नहीं है जितना बोलते हैं। सबको केमिस्ट्री डराते हैं कि भाई केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शन, कहीं से कुछ भी आ जाता है, ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री में हर चीज का लॉजिक है, केमिस्ट्री में हर चीज का लॉजिक है। ठीक है। फोर्थ है भाई केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। ये आप लोग का आधा देखा जाए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है आप लोगों का, आधे टॉपिक को केवल यही कवर किया हुआ है। जब आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पास मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसे ये आप लोग का लेविस एसिड लेविस बेस होगा, स्ट्रक्चर इसकी क्या हो सकती है क्या नहीं हो सकती, सबको ना एक्सप्लेन करते हैं आप लोग का केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। बॉन्ड बनने के कारण से हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं भाई, अगर बॉन्ड बने नहीं बनता केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते ही नहीं है। पढ़ते बताओ, नहीं पढ़ते। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाओ, पूरा बॉन्ड ही है, नया बॉन्ड बनता है, पुराना बॉन्ड क्या होता है, टूटता है। और बॉन्ड बनता नहीं और टूटता भी अगर नहीं बनता ना ऐसा, तो केमिस्ट्री पढ़ते ही नहीं भाई।
क्यों पढ़ते हैं? सब एटम नोबल गैस ऐसा रहता, अपना मर्जी घूम रहे हैं इधर उधर, ऐसा रहता ना भाई। तो क्यों पढ़ रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? बॉन्ड बन रहा है और टूट रहा है, और बॉन्ड क्यों टूट रहा है और बॉन्ड क्यों बढ़ रहा है, इसको हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना भाई, कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। तो इसका वेटेज ज़्यादा है भाई। केमिकल बॉन्डिंग से लगभग 7 या 8 क्वेश्चन आप मैं बोल सकता हूँ नीट 2024 में पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक है ना भाई, पूछेंगे ही पूछेंगे। ये आप लोग का ऑर्गेनिक और फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों को ये क्या करता है, कवर करता है। ठीक है, दोनों पे यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, आप नहीं बता पाएंगे क्वेश्चन कहाँ का है, ऑर्गेनिक का है कि इनऑर्गेनिक का है भाई। तो ये इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। 7 8 क्वेश्चन मैं लिख के दे सकता हूँ और आप लोग बोलोगे तो। ठीक है ना भाई। फिर आता है आप लोग का थर्मोडायनेमिक्स। ये तो और भाई अगर जिस लोग का मैथमेटिक्स ज़्यादा स्ट्रांग है उन लोग से बहुत आसानी से बनता है। ठीक है ना। तो इसमें आप लोग मेहनत करना पड़ेगा भाई थर्मोडायनेमिक्स में। यहाँ से ग्राफिकल क्वेश्चन आप लोग का आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, ये सब प्रोसेस यहाँ पर पूछे जाएंगे कि नहीं पूछे जाएंगे? पूछे जाएंगे। अगर आप जाएंगे फिजिक्स में तो थोड़ा सा फिजिक्स में आप लोग का बढ़ जाता है, वहाँ पास आप लोग का आता है कार्नो साइकिल आता है, कार्नो इंजन बोलते हैं जिसको। फिर फर्स्ट ला, सेकेंड ला, थर्ड ला, फिर उसका आता है आपका जीरोथ ला आता है। ये सब है भाई। रेडॉक्स रिएक्शन भी बहुत इजी चैप्टर है। अगर इसके क्वेश्चंस अगर आ गए तो आप ये समझो कि फ्री के नंबर हैं। ये चैप्टर मैं यहाँ पास लिख दिया हूँ बट यहाँ पर लिखने की जरूरत है ही नहीं। ये जस्ट आप लोग कवर होता है भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो इसको पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। एक कवर हो जाता है आप लोग का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है ना अभी। इसका तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। हाँ, ये रहा अभी आप लोग का पी ब्लॉक। क्लास 11 में पी ब्लॉक में केवल आप लोग का कौन कौन है, बोरान फैमिली और कौन है, कार्बन फैमिली, है कि नहीं है? है। ये दोनों फैमिली ही है वहां पास। फिर आप लोग का आता है केमिकल इक्विलिब्रियम। ये रहा अभी जेई मेन का अच्छा लेवल। अगर जेई मेन या एडवांस के पेपर को टफ करना है तो क्वेश्चन कहाँ से पूछेंगे बताओ आप लोग का, इक्विलिब्रियम से। जितना टफ क्वेश्चन यहाँ से बनता है उतना टफ क्वेश्चन आप पे किसी भी चैप्टर से नहीं बनता है। आप ये सोच के समझे। साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे बट इसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसमें तो आप लोग का 3 आता है, क्या क्या आता है, फिजिकल, केमिकल और एक आता है आयनिक। आयनिक तो उसमें एसिड बेस रहता है। ठीक है ना। NaCl कैसा है, NaCl साल्ट है, कैसा साल्ट है पूछ सकते हैं। आपका कॉमन आयन इफेक्ट पूछ सकते हैं, बफर सोल्यूशन पूछ सकते हैं, ये सब है। फिर आता है भी सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें आप लोग का रहता है IUPAC नोमेनक्लेचर रहता है कि अगर कोई आप लोग कॉम्प्लेक्स दिया है तो उसका आप लोग नोमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं, इसका क्या होगा, कैसे होगा, पूरा आप लोग इसी के बेस पे ही है। साथ में आप लोग लास्ट में देखें ना कुछ आप लोग एक्सपेरिमेंटल भी है भाई, जो आप लोग जाके क्लास 11 12 में एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, जाके बिकर डाल रहे हैं फिर उसमें ये डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं, एंस की पहचान कर रहे हैं, सब वो इसी में ही है। ठीक है ना भाई। Na+, बेसिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल, सब इसी में ही है। क्लियर है। तो ये आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है। फिर आता है हाइड्रोकार्बन। तो ये आप लोग का प्योर जो आपका बोल सकता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहीं से स्टार्ट होता है। यहाँ पास आप लोग को पढ़ेंगे तो एरोमेटिसिटी आता है, इंडक्टिव और रेजोनेंस, मेसोमेरिक, सब चीज़ आपको इसी में आता है। साथ में कुछ कुछ रीजेंट जो होते हैं ना वो यहीं पे आते हैं। यहाँ पास आप लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, एल्किन एल्काइन क्या होते हैं, ये सब आप लोग यहीं पास पढ़ेंगे। ये क्लास 11 10th का सिलेबस, 11th का। अब इसमें आते हैं भी ये क्लास 12th का है। क्लास 12th में आप लोग का सोल्यूशन है। सोल्यूशन यहाँ पर भी बहुत ही अच्छे हैं। ये आप लोग का पूरा फिजिकल ही है, अगर आप लोग का फिजिकल स्टार्ट है तो इजी हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भाई ये भी आप लोग का टफ है। ठीक है ना भाई। यहाँ से भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं भाई, प्रॉब्लम से बनने स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें आप लोग का 3 आता है, पता है आप लोग को कौन कौन 3 आता है बताओ? इसमें आप लोग का 3 आता है। एक आता है आप लोग का इलेक्ट्रोकेमिकल, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, फिर आता है आप लोग का फैराडे का लॉ। फैराडे का लॉ आप लोग का फिजिक्स में भी है भाई, तो वहां से आप लोग को पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? करना पड़ेगा। अब जाएंगे जेई मेन में देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन हैं भाई, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, टफनेस लेवल का है। सेम चीज केमिकल काइनेटिक्स का भी है। केमिकल काइनेटिक्स ऐसा चैप्टर है जो किसी भी दूसरे चैप्टर से लिंक नहीं करता है। अगर इसका आप लोग 300 क्वेश्चन भी करेंगे तो 300 क्वेश्चन इसका क्वेश्चन आप लोग किसी भी चैप्टर से लिंक नहीं करेगा। ये क्वेश्चन किसी दूसरे चैप्टर पे नहीं जाएगा भाई, तो इसको अच्छे से कर लेना। यहाँ से भी 3 4 क्वेश्चन पूछते हैं भाई, और देखा जाए तो 2 क्वेश्चन तो नीट में तो पूछे हैं 2023 में, बट इस बार तो सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो क्वेश्चन तो पूछना है, मतलब यहाँ से पूछेंगे। साथ में यहाँ से ग्राफिकल टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। क्लियर ना भाई। एंडो एक्सो एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, ये सब का ग्राफ बहुत पूछते हैं। साथ में अरेनियस इक्वेशन का ग्राफ ये है।
फिर आता है आप लोग का पी ब्लॉक, जिन लोग का इनऑर्गेनिक ठीक है अच्छे से पढ़ लेंगे भाई, हो जाएगा, ठीक है ना। डी एंड एफ ब्लॉक, ये भी आपका वही है, पूरा थ्योरी बेस ही है, बट इसमें एक्सेप्शन आप लोग को बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जितना ज़्यादा एक्सेप्शन आप लोग का डी एंड एफ ब्लॉक में है, उससे ज़्यादा और किसी में है ही नहीं भाई। लगभग मैं बोल सकता हूँ 40% एक्सेप्शन है आपका यहाँ पास से। अगर हम किसी भी एक्सेप्शन को यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो एक्सप्लेन नहीं हो पाता, उसमें 2-3 फैक्टर आके काम बिगाड़ देता है, ठीक है ना भाई। फिर आता है आप लोग क्वाड्रेशन केमिस्ट्री, बहुत इजी, फ्री का नंबर। क्वाड्रेशन केमिस्ट्री से अगर एग्जाम से क्वेश्चन अगर आया है, बहुत इजी है। अगर आप मेरे से पढ़े क्वाड्रेशन केमिस्ट्री, मैं बोल सकता हूँ और क्वेश्चन को आप लोग जरूर सॉल्व किए होंगे डीपीपी में, मैं इतना बोल सकता हूँ। और फ्री का नंबर है भाई, क्वाड्रेशन केमिस्ट्री अगर आया फ्री का नंबर लेके चलेंगे आप लोग। क्या बोला मैंने, फ्री का नंबर, बहुत ईजी है। अगर मैं पढ़ाया तो इसमें 200 क्वेश्चन बच्चे लोगों को खुद से करवाए हूँ, इतने अच्छे से आराम से हर चीज़ों को कॉन्सेप्ट बेस पे मैं बताया हूँ भाई, बहुत ईजी है। फिर आप लोग का आता है भाई हेलो एल्किन एंड हेलो एरिन, एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये एमीन है। ये आप लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चे डरते हैं, बट आप लोग को चारों को करना पड़ेगा, क्योंकि वेटेज इसका भी बहुत ज़्यादा है, इसका भी वेटेज ज़्यादा है। 4 चैप्टर ऑर्गेनिक का यहाँ से, और 2 चैप्टर आप लोग का क्लास 11 से, 4 और 2 6, हुआ कि नहीं हुआ, 6 चैप्टर आप लोग का हो गया। और एक आता आप लोग का बायोमॉलिक्यूल। तो बायोमॉलिक्यूल आप लोग बायोलॉजी में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े बताओ, पढ़े हैं, तो ये आप लोग का लिंक करेगा बायोलॉजी से भाई। तो ये आप लोग का ऐसा सिलेबस है, ठीक है ना भाई। समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया, इतना आया भाई। और वीडियो अच्छे लग रहे तो जरूर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। साथ ही साथ आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगाएं भाई, ठीक है ना। और आप ये भी सोचें कि सर हमें डॉक्टर ही बनना है, हमें नीट की तैयारी करना है, तो आज से ही नीट की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए भाई, ठीक है ना। हाँ देखो, अगर हम लोग बात करें भी वेटेज का, तो सबसे ज़्यादा वेटेज आप लोग का फिजिकल से ज़्यादा बनेगा वेटेज, ठीक है ना भाई, फिजिकल का ज़्यादा होगा। फिर होगा आप लोग का ऑर्गेनिक का, फिर होगा आप लोगों का इन ऑर्गेनिक का वेटेज होगा, ठीक है ना। ऐसा है, फिजिकल अगर आप लोग ऑर्गेनिक कर लेंगे तो आप लोग का लगभग मैं बोल सकता हूँ 80% जो केमिस्ट्री है क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना भाई। साथ में आप लोग 140 मार्क्स गेन कर सकते हैं। कितना मार्क्स, 140 मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ चलिए, मित्ता बताया, नोट कर लिए इसको, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर मैं वेटेज बता दूं आप लोगों को, तो लगभग आप मानो कि 20%, क्योंकि नंबर ऑफ चैप्टर बहुत ही कम है। जस्ट लाइक आप लोग मैं बोल सकता हूँ बायोमॉलिक्यूल, ठीक है ना भाई, आप लोग का पी ब्लॉक, और इसमें आता है आप लोग का डी एंड एफ ब्लॉक, ये 3 चैप्टर जनरली मैं इनऑर्गेनिक में इन्हीं तीनों तीनों चैप्टर को कवर करता हूँ। क्लियर है ना भाई। आप लोग बोलेंगे सर वो पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, बेटा वो आप लोग का इनऑर्गेनिक का है ही नहीं, ठीक है ना भाई। बोला जाता है कि इनऑर्गेनिक का है, बट वो इनऑर्गेनिक का है ही नहीं, उसको अच्छे से पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना भाई। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल बेस ही है, ठीक है ना भाई। तो ये रहा आप लोग का इनऑर्गेनिक में केवल 3 ही चैप्टर है, ठीक है ना। हाँ देखो, आते हैं भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और इसकी हम लोग बात करें, लगभग 35% वेटेज रहेगा इसका, ठीक है ना भाई। इसमें कितना है बताओ, आप लोग का 6 चैप्टर है, कितना है बताओ, यहाँ पास 6 चैप्टर है, जिसमें से आप लोग का 2 क्लास 11 का है, और 4 कहाँ का है, क्लास 12 का। 2 चैप्टर आपके क्लास 11 का है, और 4 चैप्टर आपके क्लास 12 का है, कि नहीं है। अच्छा चैप्टर को आप लोग पढ़ लेंगे भाई, ठीक है ना। मैं पढ़ाऊंगा, पूरे क्वेश्चन आप लोगों से बनेंगे, ठीक है ना, आराम से। कि बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड क्यों टूटा, क्यों नहीं टूटा, क्यों बना, ऐसा क्या हुआ, ये सब चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। हाँ चलिए, हो गया ये वाला। हम्म, चलिए, ये रहा भी आप लोग का फिजिकल। फिजिकल का आप लोग समझे कि 45%, कितना समझे, 45%। अगर मैं सिलेबस में बात करूं आप लोग का जो है क्लास 11th और 12th को मिला के, लगभग 50% आप लोग का चैप्टर है फिजिकल का,
कितने बताओ, लगभग 50% आप लोग का चैप्टर्स है। ठीक है ना अभी, लगभग यहाँ से आप लोग ना 80 मार्क्स गेन कर सकते हैं अभी, 80 मार्क्स यहाँ से गेन कर सकते हैं। और आप लोग जो है 70 मार्क्स आप लोग कहाँ से गेन कर सकते हैं बताओ, ऑर्गेनिक से। यहाँ से फिजिकल से 80 और ऑर्गेनिक से कितना बताओ, 70 मार्क्स। तो फिजिकल को स्ट्रांग करे भाई, फिजिकल अगर आपका स्ट्रांग होगा तो फिजिक्स का भी आप लोग का अच्छे से तैयारी हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स में क्या है, पूरा फिजिकल ही तो भरा हुआ है कि यहाँ से जोड़ना करना है, फिर माइनस करना है, फिर प्लस करना है, फिर डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर ट्रांसफर करना है, यही सब तो करना है कि नहीं करना है, करना है। ठीक है ना अभी, मैक्सिमम बच्चों को देखा उन लोग का जो प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्ट जो रहता है ना, घटाना गुना, इसमें यार लोग बच्चे नहीं कर पाते हैं, या कई बार स्लिंग मिस्टेक हो जाता है, ऐसा होता है। तो फिजिकल स्ट्रांग करे भाई, इसलिए इतना चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है ना, हाँ। अब देखो भाई, इसमें आते हैं क्या सर, हम लोग सर अगर आप इतना मोटिवेट कर रहे हैं तो क्या हमें जेई मेन के क्वेश्चन को सॉल्व करने स्टार्ट कर दिया जाए? और आप लोग को एक बार अगर हो गया है तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, यस। अगर आप लोग एक बार जेई नीट के अगर पेपर को सॉल्व कर चुके हैं तो आप लोग जेई मेन के पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। इससे क्या होगा बताओ, इससे आप लोग को आइडिया मिलेगा कि अगर एक चैप्टर है, इस चैप्टर से कितने लेवल के क्वेश्चन और बन सकते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन से बन सकते हैं भाई। ठीक है ना, ये सब चीज आप लोग कहाँ मिलेगा, जेई मेन में। इसे जेई मेन बहुत टफ होता है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन से बहुत ही कम आते हैं। ठीक है ना अभी, क्वेश्चन क्या आते हैं बताओ, कम आते हैं। इसमें आप लोग का एमसीक्यू, एमएसक्यू और एनए टाइप भी आते हैं, एनएटी बोलते हैं। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमएसक्यू मतलब मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन, एनएटी मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। ये ऐसे भाई, इसमें लगभग ना 30 या 40 क्वेश्चन आते हैं भाई, 30 या 40 क्वेश्चन तो टफ होते हैं भाई। 3 घंटे में अटेम्प्ट करने मतलब 3 घंटे में आप लोग ये समझो, फिजिक्स उसमें आप लोग को 3 घंटे में पीसीएम फिजिकल सब कुछ अटेम्प्ट कराता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या रहते हैं, कम रहते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है मतलब टफनेस उसका बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो मैं बोल सकता हूँ पक्का आप लोग जेई मेन का 42 ईयर 46 ईयर का क्वेश्चन पेपर लाओ, उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए भाई। ठीक है ना, हाँ। फिर सिलेबस कम होने से जेई जैसे क्वेश्चंस आएगा, आएगा ही आएगा। नीट वाले के पास भी कितना क्वेश्चन है, वो भी तो कॉपी करेगा ना कहीं से, कि नहीं करेगा, करेगा। कहाँ से कर सकते हैं बताओ, जेई से करेगा, ऑब्वियस है। आप देखेंगे जेई में और क्या बोलते हैं नीट का सिलेबस में कुछ क्वेश्चन आप लोग का सेम रहता है भाई, और जेई में ना अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहते हैं भाई। नीट में उस क्वेश्चन को नहीं लाया गया, बट अगर टफनेस बढ़ाएगा तो जेई मेन के क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट को यहाँ पास जंप करेगा ही करेगा। मैं देखा हूँ पेपर जेई मेन में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहते हैं लॉजिक वाइज। ठीक है ना भाई, जितना आप लोग यहाँ पर सोचते हैं ना उससे 10 गुना आप लोग सोचना पड़ता है जेई मेन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। तो आप लोग स्टार्ट कर दो जेई मेन को। ठीक है ना, हाँ। सिलेबस कम होने से नए एंड पुराने स्टूडेंट पर क्या इफेक्ट होगा? तो देखो, जो पुराने स्टूडेंट हैं उन लोग के लिए क्या होगा बताओ, फायदा ही फायदा है। ये लोग तो ऐसे एक बार सिलेबस कर चुके हैं, ये लोग पहले सोच रहे थे कि सर अपने को पूरा 30 का 30 चैप्टर अपने को पढ़ना है, तो टाइम टेकन था। अब क्या होगा बताओ, 20 चैप्टर, केमिस्ट्री में 20, तो और अच्छे से करेंगे। अब वो जो टाइम था किस में नहीं देंगे बताओ, पूरे 30 में तो नहीं देंगे, 20 में देंगे। तो इन लोगों को क्या होगा बताओ, फायदा होगा कि नहीं होगा, होगा। और जो बच्चे नए हैं इन लोगों को तो अभी पता नहीं कि सिलेबस क्या क्या अपने को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके बारे में कोई आइडिया इन लोग को नहीं है। तो यहाँ से इन लोग को क्या हो सकता है बताओ, लॉस हो सकता है। बहुत ही कम लोगों का केवल फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन में होता है। मैं बात करूँ जीएमसी की, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट में तो पैसा है तो लग जाओगे। बट अगर आपको जीएमसी चाहिए, क्या चाहिए बताओ आप लोग को, जीएमसी, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में चांसेस बहुत ही कम रहता है। लगभग 1% का मैं बोल सकता हूँ लगभग 1% लोगों का ही फर्स्ट अटेम्प्ट में जीएमसी मिलता है। इसमें भी ऐसे कैंडिडेट आते हैं जिन लोग एसटी या एससी से बिलोंग करते हैं। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का, अलग अलग जो स्टेट है उस लोग का अलग अलग रेशो हो सकता है। ठीक है ना, मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँ, छत्तीसगढ़ में आप लोग अगर एसटी में आते हैं, पढ़ने वाले हैं, तो 340 नंबर पे आप लोग को जीएमसी कंफर्म है, और वो भी अच्छा जीएमसी। ठीक है ना, हाँ, ये आप लोग कंफर्म है। ठीक है, हाँ, चलिए। नीट का एग्जाम 2023 से हार्ड होगा कि नहीं होगा? अगर मैं इतना वीडियो आप लोग को बताया हूँ तो आप लोग समझ गए होंगे कि पक्का नीट 2024 का एग्जाम टफ होगा बेटा, कि नहीं होगा, होगा। नीट 2024 का एग्जाम क्या होगा,
टफ होगा, ठीक है ना। हाँ, तो इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, खुद से मोटिवेट होके पढ़ना स्टार्ट करें कि अपने को बनना है तो डॉक्टर ही बनना है। तो ये रहा आज का हमारा पूरा वीडियो, जिसपे मैंने पूरा आप लोग को इन्फॉर्मेशन बताया हूँ। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं भाई हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।